हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज के लिए लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है साइंस का एकदम एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैं आपको एक बार और लाया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे उम्मीद है कि इसमें अगर आप 20 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आपका साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितना सारा मैं सवाल दिया हूँ, आपको लगेगा सर ये सब सवाल कहाँ से लाए हैं। आप ही की किताब से लाया हूँ, ठीक है। तो आप ही की किताब से बीच बीच से सवाल खोज खोज कर मैं निकाला हूँ, और काफ़ी वक्त लगा। कभी कभी मुझे इसको अरेंज करने में 1.5 घंटा लग गया, ठीक। क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन अरेंज करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत हल्का, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा सोचने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश है अगर आपका 20 सवाल बना दिए आप, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतर है साइंस में, ठीक है। 25 बना दिए तो और अच्छी बात है ना। 30 बन गए तो और बेहतर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सवाल यहाँ पे, आप मेरे को आंसर देने से पहले आप पहले वीडियो को रोकें, इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो, तो विद्युत ऊर्जा की खपत का मान कितना होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, और अच्छो अच्छे की होश उड़ती है यहाँ पे। देखो, पहले तो जानिए कि आर बराबर कितना दिया, 2 ओम। आर बराबर कितना दिया, 2 ओम। 2.0 या 2 लिखो, बात बराबर ही है। तो चलो मैं लिख देता हूँ 2.0 ही, ठीक है, ताकि दिल में कोई भी शक व शुबा ना रहे बात, है ना। मैं लिख ही देता हूँ 2 ओम, ताकि थोड़ा सा और बेहतर लगे। जिस तरह से सवाल दिया उस तरह से रहेगा तो और बेहतर होगा। आर बराबर 2.0 ओम, हालांकि जीरो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हो गया। और आई दिया है ना, धारा क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है 5.0 एम्पियर। और टाइम दिया हुआ कितना, 30 मिनट। आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या, ओम है, ठीक है। एम्पियर का मात्रा क्या है, विद्युत धारा का मात्रा क्या है, एम्पियर, ये ठीक है। और टाइम का मात्रा क्या है, मिनट नहीं है बल्कि क्या है, सेकंड है। तो सेकंड बनाने के लिए, 30 को सेकंड बनाने के लिए हमको 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, 6 1800 सेकंड, तब होगा। टाइम का मात्रा क्या है, सेकंड, तब हमारा सेकंड आ जाएगा। अब एक फार्मूला होता है, क्या निकालना हमको, ऊर्जा की खपत, यानी कि डब्लू बराबर निकालना पड़ता है। फार्मूला होता है I²RT। जैसे एच बराबर होता है ना I²RT, उसी तरह से डब्लू बराबर फार्मूला होता है I²RT। बस इस पे हमको इसको अरेंज कर देना है। तो देखिए आई कितना है, 5.0 का ए का स्क्वायर, ए नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं। आर कितना है, 2.0 ओम। और टाइम कितना है, 1800 सेकेंड, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। तो देखिए इसको तो पहले 5 को अगर तोड़ेंगे तो 5 5 जीरो, 5.0 को 5.0 से गुना करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, है ना, गुना करेंगे तो। अच्छा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब भी नहीं होता ना, पॉइंट का जीरो कोई मतलब नहीं। तो 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कितना होगा, 2 रहने दो, और ये कितना, 1800 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया देखिए, 25 दूना 50, 50 को कर देंगे 18 से गुना, 18 5 90, कितना आ गया, है ना, 900 आ गया, 900। और यहाँ पे कितना है, 2 जीरो हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 10⁴, क्योंकि इधर तो चला गया ना। लेकिन हाँ, अब देखिए ऑप्शन इसी तरह दिया हुआ है ना। लेकिन अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9.0 कर दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 9.0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 9.0 कर देंगे, और × 10⁴ जूल कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन बी भी हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन यहाँ पे देने में मुझे मिस्टेक हो गया। तो खैर इसका आंसर ए करें और बी दोनों करें, क्योंकि पॉइंट के बाद लगातार जितना जीरो दे दे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आंसर फिर हमारा दोनों, क्योंकि दोनों सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट के बाद 1 जीरो दो या पॉइंट के बाद 1000 जीरो दो, कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। तो हमारा आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये मिस्टेक से लिखा गया। चलिए, तो आपको बनाने आ गया न्यूमेरिकल ये वाला, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, दहन कर, है ना, जो जो दहन होता है, जो जलता है तो उस जलने के बाद ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं, तापक, ईंधन, इंजन, कोई नहीं। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ईंधन। आंसर भी हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है, देखिए, एम्पियर बराबर वोल्ट बाई, एम्पियर बराबर ओम बाई वोल्ट, वोल्ट बराबर एम्पियर बाई ओम, वोल्ट बराबर ओम बाई एम्पियर, एम्पियर बराबर वोल्ट बाई ओम। तो ये सब ना, ये क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का पड़े ना, ओम का नियम, वही फॉर्मूला पे V बराबर आई आर होता है। अब देखिए V बराबर वोल्ट बराबर है दिया हुआ, आई आर, आई गुण आर गुना में है, लेकिन ऐसे नहीं दे रहा यहाँ। तो
ये दोनों तो पहले होगा नहीं, खत्म हो कहानी, क्योंकि वोल्ट के बराबर आई आर आर है, ये तो है डिवाइड में है। तो हम अगर एम्पियर एम्पियर देते हैं, एम्पियर बराबर अगर निकालते हैं तो वी बटा आर है, वी बटा आर, यानी कि वी क्या है, वोल्ट बटा प्रति ओम, है ना। तो ओम बटा वोल्ट लिखा, ये है वोल्ट बटा ओम, यही होगा क्या आंसर, वोल्ट बटा ओम, है ना, वोल्ट बटा ओम, क्योंकि फॉर्मूला पे सेट कर रहा, ये एम्पियर आई से डिनोट करते हैं, वोल्ट को वी से, ओम को प्रतिरोध से आर से डिनोट करते हैं। एक अभिसारी लेंस बनाता है, सदैव अभिसारी आभासी प्रतिबिंब, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, कभी आभासी कभी वास्तविक प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। अभिसारी लेंस जानिए किसको बोलते हैं, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को। और उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है, ठीक है, उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। और दर्पण में भी याद रखें, अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत बार मैं पढ़ाया आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस ना बोलकर अभिसारी लेंस बोल दिया, बात वही है। दो हल्के नाभिक के जुड़कर एक नए नाभिक, एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं। दो हल्के हल्के नाभिक जुड़कर एक नई नाभिक बनेगा, तो इसका नाम से पता चलेगा संलयन विखंडन। विखंडन का मतलब टूटना, मतलब एक बड़ा सा नाभिक जो है टूट गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे विखंडन। और जब छोटा छोटा नाभिक, हल्के हल्के नाभिक जुड़ जाता है, छोटा छोटा नाभिक है मिलकर क्या हो गया, जुड़ गया, इसको बोलते हैं संलयन। क्या बोलेंगे, संलयन होते, क्या हुआ, संलयन। तो याद रखें क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। बहुत ही मजेदार का सवाल है प्यारे। दिक परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है, जो दिक परिवर्तक युक्त जनित्र होता है उसमें क्या प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है, या दिष्ट धारा, या दोनों, या कोई नहीं। तो दिक परिवर्तक जो जनित्र होता है उसमें दिष्ट धारा उत्पन्न होता है, कौन सी धारा, दिष्ट धारा उत्पन्न होता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, डीसी धारा, दिष्ट धारा मतलब डीसी धारा। आगे पढ़ते हैं। दो तांबे के तार की लंबाई, दो तांबे के तार की लंबाई, दो तांबे के तार समान लंबाई के, मतलब एक ही लंबाई की, जितना लंबाई ये है उतनी लंबाई ये है, ठीक है। पहला जो है दूसरे तार से दुगना मोटा है, मतलब पहला अगर इतना मोटा है तो इससे दुगना मोटा का ये तार है ना, दुगना। तो दोनों तार के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, आपको तो पहले याद होना चाहिए कि तार की लंबाई तो बराबर है, चलो मोटाई बढ़ने पे प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, तार की मोटाई बढ़ने पे प्रतिरोध घटता है, तो इससे ये क्या है, दुगना मोटा है, तो प्रतिरोध कम जाएगा। कितना कमेगा, याद रखिएगा, जब तार के या चालक पदार्थ की मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम जाएगा। जब प्रतिरोध कम जाएगा तो कितना कम जाएगा, 4 गुना कम जाएगा, 4 गुना कम जाएगा, मतलब 4 तिहाई, 1 तिहाई, 1 चौथाई कम जाएगा। क्या चौथाई, 1 चौथाई, मतलब कि ये अगर 4 है तो ये 1 होगा, प्रतिरोध क्या होगा, 4 गुना कम जाएगा। तो 4 गुना कैसे कमेगा, ये 4 है और ये 1 है, तो कमा कौन, ये कमा, इससे 4 गुना कम गया ना, क्योंकि टोटल अगर 1 लेते हैं तो ये 4 के आसपास में है, तो ये क्या होगा, और कम रहा, प्रतिरोध क्या होगा, कमेगा, यानी कि आंसर का होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1:4। समझ में आ रहा, चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, लेकिन चालक तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, और मोटाई कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो अगर इससे ये दुगना मोटा है तो इसमें 4 है, तो इसमें 1 और 4 के अनुपात के, मतलब इसका जो प्रतिरोध का वैल्यू होगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, मजा आ गया सवाल। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों का कैसा गुणधर्म है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने दिया है उसमें जो तत्वों का जो गुणधर्म है वो परमाणु संख्या पे है ना, परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। आगे पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या कितने हैं, मतलब छठा आवर्त में। तो आपको पता है पहला में तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर पहले में 2 है, 8 है, 18 है, 18 है, 32 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा में कितना हो जाएगा, 32। षष्ठम आवर्त में कितने तत्वों की संख्या है, 32 की तत्वों की संख्या। वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व क्या कहलाते हैं, वर्ग 1, 2 और 13 से 17 के जो तत्व होते हैं उस तत्व को क्या कहते हैं, पिनिकोजेन, चौकोजेन, प्रतिनिधि तत्व या क्षार तत्व। तो वर्ग 1, 2 और 13, 17 के सभी तत्वों को बोलते हैं प्रतिनिधि तत्व। क्या बोलेंगे, प्रतिनिधि तत्व। याद रखें, सवाल बहुत मजेदार का। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया था, बहुत कंफ्यूजन इसमें होता है, जो रिवीजन नहीं करेगा बार उसको होता है। विद्युत अपघटनी अशुद्ध, जैसे ही अशुद्ध बोल दे तो आपके माइंड में आना चाहिए अच्छा ये अशुद्ध है, तो बोल क्या रहा, अशुद्ध धातु।
अशुद्ध धातु को रखते हैं एनोड पे। कैसे पे रखते हैं? एनोड पे रखते हैं। और अगर यही बोलता शुद्ध शुद्ध बोलता तो क्या होता है? कैथोड होता है। तो याद रखें विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु जो है एनोड पे, अशुद्ध धातु कैथोड पे। चलिए आगे सवाल है, एसिटाल्डिहाइड का आयुपीछे नाम बताइए। एथेनल, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल या इथाइन। एसिटाल्डिहाइड है ना, एसिटाल्डिहाइड ये एल्डिहाइड का समूह है और एसिटाल्डिहाइड का आयुपीछे नाम है एथेनल। क्या नाम है? एथेनल, मेथेनल पढ़े होंगे। तो यही है एसिटाल्डिहाइड का आयुपीछे नाम। एथेनॉल तो होगा नहीं क्योंकि ये एल्कोहल का है, इथाइन तो होगा नहीं और एथेनोइक अम्ल होगा नहीं। ऑप्शन से आप छाट सकते हो, है ना। चलिए, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इनमें से कौन जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है? CH3SO4, C2H5OH, C2H5SO4, C2H6HO4। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इनमें से कौन है जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है? बहुत ही मजेदार का सवाल है, इसका आंसर सोच ले क्या होगा। तो इसका आंसर होगा C2H5SO4, C2H5SO4 ये है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो एथिल जान रहे हैं, एथिल एल्कोहल जान रहे हैं ना, C2H5OH लगाते हैं, ये क्या है? एथिल है। एथेन होता ना C2H6, ये क्या होता है? एथेन होता है। इसमें C2H5 करने का होगा एथिल होगा, ला 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 जो आया एथिल, और इसमें OH जोड़ते तो क्या होता है? एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल, यानी कि एथिल एल्कोहल। और इसमें SO4 जोड़ने तो क्या हुआ? हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। तो इसको पढ़ेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, आंसर होगा C। आगे पढ़ते हैं, ओलेइक अम्ल का सूत्र क्या है? अम्ल के तो बारे में बहुत पढ़े हैं, है ना, लेकिन उच्च वसीय अम्ल होता है जो इसमें से 3 उच्च वसीय अम्ल है, तो इनमें से ओलेइक अम्ल कौन है? तो ऑप्शन आप खुद पढ़ लीजिए, हमको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, इसका होगा ऑप्शन C, ये है ओलेइक अम्ल। अब आप याद रखें जिसका मैं नाम लिख रहा हूँ, ध्यान से आप नोट कर लीजिए। अब बोलेंगे सर ये सब सवाल तो कभी पढ़े नहीं है, तो आपकी गलती, आप ही की किताब से मैं केमिस्ट्री से सवाल लिखा हूँ। बोला ना मुझे सवाल खोजने में बनाने में बहुत टाइम लग गया। ये जो है, ये देखिए C15H18 और 31 और ये COOH, ये पता है ये सब तीनों जो है उच्च वसीय अम्ल है। क्या है? उच्च वसीय अम्ल, याद कर लीजिएगा, उच्च वसीय अम्ल। यानी कि आपको मिलेगा कहाँ पे? जहाँ पे आप मार्जक साबुन है ना उसमें मिल जाएगा। ये जो नाम देख रहे हैं इसका नाम है पामेटिक अम्ल। इसका नाम क्या है? पामेटिक अम्ल, ठीक है, इसका नाम है पामेटिक अम्ल। और इसका जो नाम देख रहे हैं इसका नाम है एस्टियरिक अम्ल। क्या नाम है? एस्टियरिक अम्ल। बाप रे, कैसा कैसा नाम पढ़ रहे हैं, एस्टियरिक अम्ल। और इसका नाम तो जान रहे हैं ओरिक अम्ल, ओलेइक अम्ल। तो एक सीरियल वैसे याद करें, देखिए पामेटिक अम्ल, एस्टियरिक अम्ल और ओलिटिक अम्ल। तो याद करें ओलिटिक अम्ल में कितना? 17 दूना 34 नहीं बल्कि 33 होता है, ठीक है। यहाँ पे 17 दूना 34 ने 35, तो एक 17 से एक ज्यादा क्या है? एस्टेरिक, और एक कम गए ओलेइक, बाकी ये तो 35 31 है, 15 दूना 30, एक बढ़ा 31, याद रहेगा। मजा आ गया। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक, आपको पता है सर, हमको जानते हैं यूरिया है, लेकिन आपको यहाँ पे यूरिया नहीं लिखा हुआ बाबू, आपको बताना पड़ेगा इसका सूत्र। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा इसका C, ठीक है, NH2CONH2, आंसर क्या होगा? C होगा। याद कर ले, आप ही की किताब से क्वेश्चन लिया गया है, और किताब है वो भारतीय भवन में किताब से लिखा हूँ। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? वाह वाह, गजब का सवाल यहाँ पे, बताओ ठोस है कौन सा हाइड्रोकार्बन? तो इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कमरे के ताप पर ठोस पाया जाता है? ठीक है, ये क्या है? ये मीथेन है, पता आपको? ये क्या है? CN, प्रोपेन हो गया, 2 दूना 4, नहीं ये होगा प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपाइन, CnH2n-2, तो 3 दूना 6, 6 2, ये तो नहीं होगा, प्रोपाइन नहीं होगा। तो बोला जा रहा कौन हाइड्रोकार्बन है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो ये क्या है? ये है एथेन है, ये है प्रोपेन है, और ये क्या है? ऑक्टेन। तो ये आंसर होगा ऑप्शन हमारा D। इसका नाम है आइकोसेन। आइकोसेन, क्या नाम है? आइकोसेन है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो आप तक तो 2 चीज पढ़े कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, अधातु, लेकिन यहाँ पे ठोस अवस्था में पाया जाने वाला जो यहाँ पे है वो कौन है? C20H42, आइकोसेन। क्या नाम है? आइकोसेन। आगे पढ़ते हैं, आवर्त सारणी में
विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, तो जो आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो अगर ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, तब विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ो ना, तब विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या होगी, घट जाएगी। और यही अगर विद्युत ऋणात्मकता बोलेगा बाएं से दाएं जाने में तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर विद्युत धनात्मकता बोलता तो ऊपर से नीचे आने में बढ़ती और बाएं से दाएं जाने में क्या होती, घटती। बहुत ही फैंटास्टिक यहाँ पे सवाल आपको अरेंज करके प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। कैसा लग रहा सवाल, आप तो लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर कैसा सवाल था, मजा आया कि नहीं आया। चलिए आगे पढ़ते हैं। रूबिडियम आरबीसी को ज्वाइन करते हैं। आवर्त सारणी में किस वर्ग में, कितना सवाल मजेदार का बताओ। आप पढ़े ना आवर्त सारणी में वर्ग 1 2 3 4, तो ये आवर्त सारणी में वर्ग 1 में है। ओहो, और वर्ग 1 में कौन कौन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, आपका सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, ये सब है, जो फ्रांसियम है, ये सब आवर्त सारणी फर्स्ट में है, याद रखेंगे, ठीक है। लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के तत्व किस ब्लॉक में है, बहुत मजेदार ब्लॉक पढ़े ना हम, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक एसपीडीएफ। तो लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स याद आ रहा फिगर, ये आवर्त सारणी के एकदम सबसे नीचे में 2 लाइनिंग ना बना हुआ है, उसको बोलते हैं एसपीडीएफ। लास्ट में क्या रहा, एफ, और वही होता है लास्ट एस। ये जो एस देख रहे हैं, ये जो ना वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक में आएगा। और जो पी ब्लॉक देख रहे हैं, पी ब्लॉक जो आता है ना वर्ग 13 से लेकर 18 तक। और ये जो डी देख रहे हैं वर्ग 3 से लेकर 12 तक। और बाकी डी है एथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स और लैथेनाइट्स, याद रखें ब्लॉक का नाम। एथॉक्सी एथेन किस क्रियात्मक समूह में है, बताइए। एथॉक्सी एथेन जो है किस क्रियात्मक समूह में है, बहुत मजेदार का सवाल। एथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन ऐसे बोल दे, ठीक है, तो ये क्या जगह ईथर का है। एथॉक्सी एथेन जो है, एथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, ये सब ईथर का है, ईथर का, ठीक है। चलिए डाई मेथिल ईथर, मेथिल ईथर, इस तरह पढ़े होंगे आप। कौन जो है एक बंधन वाले तत्व है, बहुत मजेदार का सवाल, बताइए एक बंधन वाले तत्व कौन सा है। सोडियम, क्लोरीन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ऑक्सीजन, आयोनियम, बोरोन, नाइट्रोजन, बताओ कौन जो एक बंधन वाला तत्व है। तो आंसर का होगा ऑप्शन इसका ए होगा, ये है एक बंध वाला तत्व, एक बंध वाले, और ये है 2 बंध वाले तत्व, और ये है 3 बंध वाला तत्व। है ना बड़ा मजेदार का सवाल, कैसा लगा आपको सवाल पढ़ के, मजा आया। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है, कौन सा भाग है मस्तिष्क का जो ये हृदय स्पंदन और श्वसन दर की गति को कंट्रोल करता है, वो है सेरिब्रम, मेडुला, मेडुला लिखा हुआ है, मेडुला और सेरिबेलम, आंसर होगा मेडुला। कौन है, मेडुला, मेडुला है जो स्पंदन और श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है, 100 वाट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध तो खैर पता आपको, ये दिया हुआ है P बराबर VI फॉर्मूला होता है ना, तो क्या निकालना है हमको, प्रतिरोध निकालना, I निकालना। अच्छा R का फॉर्मूला तो V/I, तो V तो दिया हो तो I पहले पता कर ले, I बराबर क्या होगा P/V। P का वैल्यू कितना है, एक बार और मैं बताया था शायद 100, और V का वैल्यू 220। आंसर भी आपको पता चल रहा क्या आंसर होगा, 5/11, क्या होगा 5/11। अब इस पर सेट कर लेते हैं, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 220, 5/11, 11 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 5 चौक 20, 44, ठीक है। 44 को कर दो 11 गुना, तो 4 8 4, 484 ओम, ठीक है, 484 ओम। देखिए हमें हेमोडायलिसिस में क्या नहीं होता है, रक्त को 0 डिग्री तक ठंडा करते हैं, डायलाइजर आंशिक परागम्य सेलोफोन का बना होता है, रक्त में पत्ते स्कंदन मिलाते हैं, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, सभी होता है, इनमें से सभी होता है। डायलिसिस जो हीमोडायलिसिस करते हैं ना, जिसका ब्लड बाहर से एक मशीन के द्वारा होता है हीमोडायलिसिस, उसमें चारों चीजें, रक्त को जो निकलता है धमनी से उसको 0 डिग्री पर ठंडा रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक, सेलेस्मा, पेप्सिनोजन, इनमें से सभी। तो अमाशय के जठर रस में इनमें से सभी तीनों चीज पाया जाता है, याद रखें अमाशय के जठर रस में इनमें से सभी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में एंठन क्रैम्प पाया जाता है, बहुत ज्यादा काम करते क्रैम्प पाया जाता है, तो कारण क्या है कि जो हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल जो है जमा हो गया। तो बायोलॉजी तो हल्का सवाल मिल गया आपको, गजब का कर दीजिएगा ना, आंसर क्या होगा, ये होगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, परामस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम, क्या, तो इसको बोलते हैं परामस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग कौन है, परामस्तिष्क, इसको बोलते हैं सेरिब्रम, क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, सेरिब्रम है परामस्तिष्क।
ठीक है, आंसर का होगा ऑप्शन ए होगा सेरिब्रम, है ना। लगभग 2/3 भाग जो है सेरिब्रम पाया जाता है, मस्तिष्क का बड़ा भाग। रक्त या ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है, कौन है, जो कौन सी ग्रंथि है जो कैल्शियम की मात्रा कंट्रोल करता है, पाराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, पाराथायराइड ग्रंथि। कौन करता है, पाराथायराइड ग्रंथि जो है कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, पाराथायराइड ग्रंथि। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, सॉरी, हृदय की धड़कन को कौन बढ़ाता है, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना, बढ़ाना जो प्रति मेडुला होता है, तो वो जो नियंत्रित, वो जो है मिला हुआ एड्रेनलिन से मिला हुआ, ठीक है। एड्रेनलिन है जो हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, घटाता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा। जब आप डर जाते हैं, धक 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 72 के जगह 80 हो जाता है, 85 पर होता है ना, जबकि आपके सामने। और ऐसे भी देखते हैं, अगर रात में उठे, रात में उठिए, या तो सुबह सुबह, या तो रात में पूरा अंधेरा घर है, आपको जाना है टॉयलेट, तो बस वहाँ पे तो आपकी जो हृदय जो धड़केगी, ओ माय गॉड। और अगर जो टॉयलेट से जब तुरंत आप रूम में आओगे अकेला, तब तो लगेगा पीछे तो पक्का कोई आ रहा है, उस टाइम हृदय की धड़कन पक्का बढ़ जाएगी। कौन, ओ माय गॉड, खत्म सवाल। कौन जनन संचित रोग के अंतर्गत आता है, और कौन है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, सब के सब जो है जनन संचित रोग के अंतर्गत आता है। तो कैसा लगा इस सवाल, देखो 30 सवाल मुझे बनाने में कम से कम 1.5 घंटा लग गया है, अरेंज करने में, और 20 मिनट लग गया रिकॉर्ड करने में। तो अब आप मुझे बताओ कि इस सवाल को पढ़ने में कितना मजा आया, क्या आपको 20 नंबर आया, 30 में से कितना नंबर बनाया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग से पढ़ रहे हैं तो 25 के क्रॉस सब तो सबका सब आया ही होगा, 25 के लमसम में, ठीक है। अगर नहीं आया तो सारा सवाल को पढ़ लें, ओके। नीचे कमेंट करके लाइक करना मत भूलिएगा, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, और सबसे पहले व्यूअर आप बने, और सबसे पहले कमेंट आप करें, लाइक आप करें, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।